मेंडल के कुछ नियमों के बारे में हमने बात की। मेंडल के 3 नियम थे, जिनमें से 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक तो प्रभाविता का नियम और एक युग्म स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो प्रभाविता के नियम के अंतर्गत कोई एक जो लक्षण होता है वह प्रभावी लक्षण के रूप में व्यक्त होता है F1 पीढ़ी में, और वह दूसरे लक्षण को के प्रभाव को दबा देता है या उसको व्यक्त होने से रोक देता है। तो ऐसा लक्षण जो कि व्यक्त होने से रह जाता है वो कैसा कहलाता है? अप्रभावी लक्षण, और जो व्यक्त हो जाता है वह प्रभावी लक्षण। स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में हमने यह देखा कि 2 लक्षण यदि साथ साथ लिए जाते हैं और उनके मध्य संकरण करवाया जाता है तो प्रत्येक लक्षण से संबंधित कारक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से वंशागत होता है। अरे ना बात समझ, यानी कि वो एक दूसरे से जो है इफेक्ट नहीं होंगे, एक दूसरे का प्रभाव उन पर नहीं पड़ेगा। तो ये बात की। इसके अलावा हमने मेंडल के जो नियम थे उनके अपवादों के बारे में बात की, जिनके अंतर्गत हमने देखा अपूर्ण प्रभाविता, ठीक है, जिसमें मध्य का लक्षण प्राप्त होता है, सह प्रभाविता, दोनों लक्षण प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ऐसे हमने मेंडल के नियमों के अपवादों के बारे में भी बात की। पिछली क्लास जब मैं ले रहा था उसमें मैंने बताया कि जो किस प्रकार मनुष्यों में, मधुमक्खियों में तथा पक्षियों में जो है लिंग का निर्धारण किस प्रकार होता है। मनुष्य में किस प्रकार होता है? यदि समयुग्मजीय अवस्था में X और X दोनों साथ साथ हैं तो इस स्थिति में मादा लक्षण प्ररूप प्राप्त होगा, और यदि X और Y दोनों विषमयुग्मजीय अवस्था में है तो यह विषमयुग्मजीय अवस्था किसको निरूपित करती है? नर को। जबकि पक्षियों में क्या था? इसके विपरीत था। यदि ZW स्थिति यानी कि विषम युग्मजीय प्रावस्था आती है तो इस अवस्था में कौन उत्पन्न होगा? मादा। और यदि Z अर्थात समयुग्मजीय प्रावस्था आती है तो इस स्थिति में पक्षियों व मधुमक्खी में नर लक्षण प्ररूप प्राप्त होगा। अब आगे हम बात करें तो यहाँ जब हम मनुष्य की बात कर रहे हैं तो समयुग्मजीय अवस्था में X और X जो मादा को निरूपित करता है तथा X तथा Y नर को निरूपित करता है। इस स्थिति में हम देखेंगे कि Y एक ऐसा गुणसूत्र है जो कि लिंग का निर्धारण करता है। यदि Y उपस्थित है, प्रेजेंट है, तो इस स्थिति में वह नर को निरूपित करेगा, और Y यदि एब्सेंट है अर्थात अनुपस्थित है तो इस स्थिति में मादा उत्पन्न होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का टॉपिक है लिंग सहलग्न वंशागति। देखिए, कुछ लक्षण तो ऐसे होते हैं जो कि, जैसे कि हमने पिछली बार बात की कि लक्षण 2 प्रकार के होते हैं, कायिक प्रकार के लक्षण तथा लैंगिक प्रकार के लक्षण। लैंगिक प्रकार के लक्षण किस पर निरूपित होते हैं? लिंग गुणसूत्रों पर। जबकि कायिक प्रकार के कायिक गुणसूत्रों पर उपस्थित होते हैं। मनुष्य में हम जानते हैं कितने गुणसूत्र होते हैं? 46, जिनमें से 44 गुणसूत्र तो कायिक प्रकार के होते हैं और 2 जो होते हैं वो लैंगिक प्रकार के होते हैं। ये 2 यदि XX हैं तो वो मादा होगा, यदि XY है तो वह नर होगा। तो अधिकतर जो लक्षण है वह कायिक गुणसूत्रों के द्वारा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत किए जाते हैं। परंतु ऐसे कायिक लक्षण जो कि लिंग गुणसूत्रों द्वारा वंशागत किए जाएं, ऐसे कायिक लक्षण जो लिंग गुणसूत्रों द्वारा वंशागत हों या लिंग गुणसूत्रों पर स्थित हों, लिंग सहलग्न लक्षण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? लिंग सहलग्न लक्षण। तो ये इन लक्षणों की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इनका स्थानांतरण क्या कहलाएगा? वंशागति। तो
तो आज हम पढ़ेंगे लिंग सहलग्न वंशागति। तो लिंग सहलग्न वंशागति से हम क्या समझते हैं कि ऐसे कायिक लक्षण जो कि लिंग गुणसूत्रों पर उपस्थित हो तथा एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाए, वो क्या कहलाते हैं? लिंग सहलग्न वंशागत लक्षण या लिंग सहलग्न वंशागति। इतनी बात समझ में आई? आगे बात करें। देखिए, पिछली बार मैं एक बात की थी आपने कि एक्स गुणसूत्र दोनों पर उपस्थित है, मादा पर भी और नर पर भी। यहाँ पर एक जो है सिद्धांत हम आज से समझ लें या रट लें कि जो नर का एक्स गुणसूत्र है वह सदैव पुत्री में जाएगा। किसमें जाएगा? नर का जो एक्स गुणसूत्र है वो सदैव पुत्री में वंशागत होता है। ये बात समझ में आई? अब इस सिद्धांत के आधार पर कि नर का एक्स गुणसूत्र पुत्री में वंशागत होता है, हम आगे दो रोगों का अध्ययन करेंगे। इनका अध्ययन करेंगे, दो रोग जो कि आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। देखिए, पहले रोग के बारे में हम बात करेंगे जो कि है वर्णांधता। वर्णांधता की खोज हॉर्नर ने की। किस वैज्ञानिक ने की? हॉर्नर ने। अब यह रोग किसके द्वारा निरूपित होता है? इस रोग की वजह से व्यक्ति लाल व हरे रंग में विभेदन नहीं कर सकता। कौन कौन से रंग में? लाल तथा हरे रंग में यह विभेदन नहीं कर सकता। और जो वर्णांधता की जीन है, जैसा कि हम किसका उदाहरण पढ़ रहे हैं, ये लिंग सहलग्न वंशागति का उदाहरण में हम पहला रोग पढ़ रहे हैं वर्णांधता। तो वर्णांधता रोग का जो जीन है वह एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित रहता है। किस गुणसूत्र पर? यानी कि यह हमेशा एक्स गुणसूत्र पर ही उपस्थित रहेगा, वाई गुणसूत्र पर उपस्थित नहीं रहेगा। इतनी बात समझ में आई? अब देखते हैं इसकी वंशागति किस प्रकार होती है। देखिए इधर, देखो ये तो हो गया एक्स गुणसूत्र, ये छोटा वाला वाई गुणसूत्र, ये भी एक्स गुणसूत्र और ये भी एक्स गुणसूत्र। अब यहां पर हम देखेंगे ये तो क्या है? मादा, और ये है नर। मान लीजिए कि एक ऐसा व्यक्ति जो नर है उसको वर्णांध रोग है, कलर ब्लाइंडनेस नामक रोग है। वर्णांधता क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस इंग्लिश में। तो हमने इसको क्या लिख दिया? सी। और ये वाई गुणसूत्र है। हम जानते हैं कि ये जो एक्स गुणसूत्र पर ही उपस्थित रहता है। किस पर उपस्थित रहेगा? एक्स गुणसूत्र पर। एक बात और हम देख लें कि चूंकि ये एक्स गुणसूत्र पर ही उपस्थित रहता है, इसके अतिरिक्त यह अप्रभावी जीन होती है। कैसी जीन होती है ये? अप्रभावी जीन। अर्थात जब तक यह समयुग्मजीय अवस्था में नहीं आएगी, किस अवस्था में? समयुग्मजीय अवस्था में, तब तक यह अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करेगी। परंतु नर में चूंकि एक ही एक्स गुणसूत्र उपस्थित होता है, तो इसके प्रभाव को दबाने के लिए दूसरा एक्स गुणसूत्र यहां उपस्थित नहीं है, तो यह अपना प्रभाव व्यक्त कर देगा। तो इस स्थिति में यह नर कैसा होगा? वर्णांध। यह नर कैसा होगा? वर्णांध। देखिए, मान लीजिए ये एक मादा है जो कि वर्णांध रोग से ग्रसित है, और यह भी एक नर है जो वर्णांध रोग से ग्रसित है। मैंने कहा इस बात से ऊपर चलते हैं पहले कि यह एक लिंग सहलग्न रोग है जो कि जिसकी जीन एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित होती है। किस पर? एक्स गुणसूत्र पर। और यह अप्रभावी प्रकार का होता है।
अप्रभावी लक्षण कौन सा होता है? अप्रभावी लक्षण वह लक्षण है जिसका प्रभाव व्यक्त नहीं होता जबकि कोई प्रभावी एलील उपस्थित हो। यदि कोई प्रभावी एलील उपस्थित नहीं है, प्रभावी एलील उपस्थित नहीं है, तो इस स्थिति में अप्रभावी जो कारक है वह व्यक्त होगा विषम युग्मजीय अवस्था में भी। भाई ये एक्स वाई, ठीक है, ये गुणसूत्र है, और यहां पर ये जो है एक्स एक्स, ये मादा का हो गया, ये नर का हो गया। मान लीजिए यहां पर अगर मादा की बात करें हम, तो यहां पर ये एक वर्णांध से ग्रसित है, एक गुणसूत्र पर जीन है, कौन सी? वर्णांध वाली। तो क्या यह व्यक्त होगी? यह व्यक्त नहीं होगी, क्योंकि एक ऐसी जीन है, अप्रभावी जीन है, और इसके प्रभाव को दबाने के लिए सामान्य प्रकार का एक्स लक्षण उपस्थित है। तो यह इसके लक्षण को प्रकट नहीं होने देगा, और इसके यह जो है सामान्य प्रकार की मादा उत्पन्न होगी या वाहक है, यानी कि इसको रोग जो है इसको इसके उत्पन्न नहीं हुआ। लेकिन यहां पर एक्स वाई की बात करें, जब नर की उपस्थिति है, तो यहां पर एक्स गुणसूत्र जो है इस पर कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता का जीन उपस्थित है, परंतु इसके प्रभाव को दबाने के लिए क्या कोई दूसरा एक्स गुणसूत्र उपस्थित है? यहां पर नहीं है, तो यह अपना प्रभाव व्यक्त करेगा, क्योंकि इस एक्स गुणसूत्र को जो दबाने के लिए दूसरे एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति आवश्यक है, वह यहां उपस्थित नहीं है। तो इस स्थिति में नर में तो यदि यह विषम युग्मजीय अवस्था या एक ही गुणसूत्र पर यदि वर्णांध जीन उपस्थित है तो वह प्रभाव व्यक्त करेगा, परंतु मादा में जब यह दोनों पर उपस्थित होगा तो ही यह प्रभाव व्यक्त करेगा। विषम युग्मजीय अवस्था में यह अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई? आगे बढ़े तो देखिए एक उदाहरण ले लेते हैं हम इसमें। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादातर यही क्वेश्चंस आते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मान लीजिए एक सामान्य मादा की, कैसी है ये? सामान्य को हम प्लस से निरूपित कर दें, जिसके दोनों एक्स गुणसूत्र पर कोई लिंग संलग्न प्रकार का जीन उपस्थित नहीं है, दोनों ही एक्स गुणसूत्र कैसे हैं? समान है, और एक नर है जिसका वाई गुणसूत्र सामान्य है, परंतु एक्स गुणसूत्र पर वर्णांध जीन उपस्थित है। कौन सा जीन उपस्थित है? इसको हम सी से निरूपित कर लें। तो नर वर्णांध, ऐसा नर जो कि जिस पर वर्णांधता का रोग है, उसका क्रॉस यदि सामान्य प्रकार की मादा से करा दिया जाए तो क्या रिजल्ट आएंगे? कौन से रिजल्ट आएंगे देखते हैं। देखिए ये एक्स गुणसूत्र और ये सी गुणसूत्र, ये एक्स गुणसूत्र। ये एक्स गुणसूत्र कैसा है? मादा से आने वाला सामान्य प्रकार का, जबकि नर से आने वाला सी प्रकार का। ठीक है, हमारी वो थ्योरी भी यहां पर आती है। ये कैसा है? दोनों गुणसूत्र कैसे हैं? एक्स एक्स, तो ये क्या है? पुत्री होगी। पुत्री होगी या पुत्र होगा? क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों एक्स गुणसूत्र उपस्थित है, पुत्री है। तो हमारी एक थ्योरी जो पहले वाली कौन सी थी कि नर का एक्स गुणसूत्र हमेशा पुत्री में वंशागत होता है, क्लियर हो जाती है। यहां पर आगे बढ़ते हैं। यही गुणसूत्र इस गुणसूत्र के साथ मिलेगा। ऐसी स्थिति में सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र तथा सामान्य प्रकार का वाई गुणसूत्र उपस्थित रहेगा। यह कौन सा होगा फिनोटाइपिकली लक्षण प्ररूप? नर, क्योंकि यहां पर क्या है? एक्स वाई है। दूसरी कंडीशन देखते हैं। दूसरा एक्स गुणसूत्र, इसका पहला एक्स गुणसूत्र, सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र, और यहां पर यह वर्णांध प्रकार का एक्स गुणसूत्र आ गया दोनों।
एक्स और एक्स। अगली स्थिति में सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र तथा सामान्य प्रकार का वाई गुणसूत्र। अब देखिए, हमें ये 4 प्रकार के संयोजन यहां पर प्राप्त होते हैं। इनमें से हम देखेंगे कि 2 संयोजन तो x और y के हैं, या नहीं? अर्थात 2 तो कैसे होंगे, नर, और 2 होंगे मादा। तो ऐसी स्थिति में हमें 50% तो नर, 50% तो पुत्र प्राप्त होंगे और 50% पुत्री प्राप्त होंगे। यहां तक बात आई समझ में? आगे बात करते हैं। जो पुत्री है इसमें हम देखेंगे कि पहला वाला जो संयोजन है, एक एक्स गुणसूत्र एक्स एक्स पुत्री, इसमें एक गुणसूत्र तो सामान्य प्रकार का होता है तथा दूसरा गुणसूत्र वर्णांध जीन रखने वाला गुणसूत्र होता है। तो ये कौन सी अवस्था हो गई, एक्स एक्स की समयुग्मजीय अवस्था। परंतु जीन के लिए किस प्रकार की हो गई, विषमयुग्मजीय प्रावस्था, एक सामान्य और एक वर्णांध जीन रखने वाली है। तो ऐसी स्थिति में चूंकि हमने पहले बात की थी कि जो जीन है वह जब समयुग्मजीय प्रावस्था में उपस्थित होगा तो ही वह व्यक्त होगा। अर्थात इस कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांध जीन के प्रभाव को दबाने के लिए दूसरा सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र उपस्थित है। तो यह रोगी तो नहीं होगा, परंतु अगली पीढ़ी में वर्णांध जीन को वंशागत करने हेतु उत्तरदायी होगा। तो ऐसी स्थिति में यह मादा कैसी होगी, वाहक प्रकार की। कैसी हो गई ये मादा, वाहक प्रकार की पुत्री। अर्थात यह अगली पीढ़ी में वर्णांध जीन को वंशागत करने में सक्षम है। अगली बात करें नर की। ये जो नर है इसमें एक एक्स गुणसूत्र मादा से आया है और वाई गुणसूत्र नर से आया है। तो ये जो पुत्र प्राप्त हुआ है इस संयोजन में, तो यहाँ पर क्या कहीं कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांध का जीन उपस्थित है? नहीं। तो चूंकि एक्स गुणसूत्र सामान्य प्रकार का है और सामान्य प्रकार का ही वाई गुणसूत्र है, इस स्थिति में यह सामान्य प्रकार का नर प्राप्त होगा। अर्थात ना तो यह वाहक होगा और न ही यह रोगी होगा, यह एक सामान्य जीवन यापन करने वाला पुत्र प्राप्त होगा। अगले संयोजन में हम बात करें तो यहां पर भी बात बिल्कुल वैसी ही है, पहले की तरह वही मादा एक्स और एक्स गुणसूत्र, परंतु जीन के लिए विषमयुग्मजीय प्रावस्था। तो ऐसी प्रावस्था में इसका प्रभाव को यह दबा देता है सामान्य प्रकार का। तो यह मादा कैसी हो गई, वाहक प्रकार की। अर्थात अगली पीढ़ी में वर्णांध जीन को वंशागत करने में सक्षम प्रकार की मादा। और यहां पर हम बात करें नर की, तो यहां पर भी क्या है, सामान्य प्रकार का नर। तो क्या रिजल्ट प्राप्त होंगे हमें? मान लीजिए आपको यह एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि यदि एक सामान्य मादा से वर्णांध नर के मध्य संकरण कराया जाए तो इस स्थिति में संतति में कितने प्रतिशत रोगी संतति प्राप्त होगी? कितने प्रतिशत रोगी प्राप्त होंगे? 0। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि वर्णांध का जीन समयुग्मजीय प्रावस्था में कहीं पर भी उपस्थित नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सभी जो संतति में जो सभी पुत्र व पुत्री होंगे वे सभी सामान्य प्रकार के होंगे, परंतु जो पुत्रियां होंगी वह वाहक प्रकार की होंगी। अर्थात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण को वंशागत कर सकते हैं। कौन से लक्षण को? वर्णांधता के रोग को। देखिए ये लिंग संलग्न रोग हैं, लिंग संलग्न वंशागति होती है इनकी, गुणसूत्रों पर इनके जीनों के कारक उपस्थित हैं। कुछ जीन थेरेपी जिसके बारे में आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ोगे? पढ़ लिया?
नहीं पढ़ा, अभी पढ़ोगे ना। तो जीन थेरेपी एक ऐसा जो माध्यम है जिसकी सहायता से लिंग संलग्न वंशागति को रोका जा सकता है या उसका उपचार किया जा सकता है। जीन थेरेपी में हम क्या कहते हैं, जो ऐसा जीन जो कि किसी असामान्य व्यवहार के लिए जिम्मेदार है, उस जीन को हटा दिया जाता है, ठीक है, और डीएनए लाइगेज एंजाइम की सहायता से पुनः जीनों को जोड़ दिया जाता है। इस स्थिति में क्या रहेगा, ये जो वर्णांध वाला जो जीन है यह उपस्थित नहीं रहेगा, तो उसकी वंशागति भी नहीं होगी। तो जीन थेरेपी एक ऐसा माध्यम है, ठीक है। चलो अगला एक और इसमें देख लें हम कि मान लीजिए ये मादा जो वाहक है इसका हम क्रॉस करवाते हैं वर्णांध नर से, तो क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। मैं बोर्ड पर करता हूं, आप लोग अपनी कॉपी पर कीजिए। मैं क्या क्वेश्चन दे रहा हूं आप लोगों को, हमें मादा वाहक प्राप्त हुई पुत्री, तो इस स्थिति में एक एक्स गुणसूत्र सामान्य और एक एक्स गुणसूत्र वर्णांध होगा। तो इन दोनों के मध्य क्रॉस करवाया जाए, वाहक मादा के तथा वर्णांध नर के मध्य क्रॉस कराने पर क्या संयोजन प्राप्त होंगे, जल्दी से बताइए। हाँ, तो आप लोगों ने क्या किया, 50%। कितने प्रतिशत रोगी होंगे इसमें, 25%। आप ये बताइए, पुत्र और पुत्री मिलाकर दोनों ही संयोजन प्राप्त होंगे, पुत्र या पुत्री का, रोगी कितने प्रतिशत होंगे। आप लोगों का कहना है कि रोगी 50% होंगे। देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि वाहक मादा है, तो इस स्थिति में वाहक मादा होगी तो क्या होगा, एक ही जीन उपस्थित होगा वर्णांधता का, और नर वर्णांध है तो एक्स गुणसूत्र जो है उस पर वर्णांध का जीन उपस्थित होगा। ये प्लस सामान्य प्रकार का गुणसूत्र और ये वर्णांध प्रकार का गुणसूत्र, क्या प्राप्त होगी, मादा। तो यह मादा कैसी होगी, क्या यह रोगी होगी, नहीं, यह कैसी होगी, वाहक मादा जनक की तरह, ठीक है। अगली हम बात करें, यह सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र और यहाँ पर ये वाई गुणसूत्र, नर होगा। चूंकि कोई एक्स गुणसूत्र पर कोई वर्णांध का जीन उपस्थित नहीं है, तो इस स्थिति में यह कैसा होगा, सामान्य प्रकार का नर। मादा की बात करें अगली बार, ये सी गुणसूत्र आया, यहाँ पर यहाँ से भी सी गुणसूत्र आया, एक्स का सी जीन वाला गुणसूत्र। तो इस स्थिति में क्या हो गया, ये कैसी स्थिति आ गई, समयुग्मजीय अवस्था की। चूंकि पुत्री में यह है तभी व्यक्त होते हैं जबकि समयुग्मजीय अवस्था में हो, तो चूंकि समयुग्मजीय अवस्था में आ गए तो यह मादा कैसी होगी, वर्णांध। अगली कंडीशन में एक्स गुणसूत्र जिसपे सी जीन उपस्थित है और वाई गुणसूत्र, ठीक है, क्योंकि सामान्य है, तो इस स्थिति में क्या होगा, यह अपना प्रभाव व्यक्त करेगा, क्योंकि इसके प्रभाव को दबाने वाला कोई दूसरा एक्स गुणसूत्र नहीं है, तो यह नर कैसा होगा, वर्णांध। तो इस स्थिति में हमें 50% सामान्य संतति प्राप्त होगी तथा 50% रोगी या वर्णांध प्रकार की संतति प्राप्त होगी। तो इस आधार पर आप अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कर दोगे, ठीक है ना, फटाफट अपने को बस ये, अगर उसमें ऐसे आता है कि वाहक जो मादा है और नर वर्णांध है, तो दोनों में क्रॉस कराने पर क्या लक्षण प्राप्त होंगे, तो ये आप है जो बनाकर फटाफट कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन आ गया, आगे बढ़े। तो यह आपने वर्णांधता रोग की लिंग संलग्न वंशागति के बारे में हमने अध्ययन किया। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से हम, दूसरा रोग जो हमारा दूसरा उदाहरण है वह है हीमोफीलिया रोग। देखिए, ये हम दूसरे रोग के बारे में बात करेंगे, हीमोफीलिया। यह एक ऐसा रोग होता है जिसके अंतर्गत मनुष्य में रक्त स्कंदन नहीं होता। देखिए, जब हमारे चोट लग जाती है तो खून बहने लगता है, परंतु कुछ समय पश्चात वह खून बहना बंद हो जाता है क्योंकि रक्त का स्कंदन होने लगता है,
रक्त का स्कंदन से क्या तात्पर्य है कि जो कणिकाएं हैं वो आपस में जाल बना लेती हैं, जिसकी वजह से बाहर जो है रक्त का बहना बंद हो जाता है। तो ऐसी स्थिति जबकि रक्त का स्कंदन नहीं होता, तो इस स्थिति में चोट लगने पर रक्त लगातार बहता रहेगा, और रक्त लगातार बहता रहेगा तो वह हीमोफीलिया रोग से ग्रसित जो है की वजह से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रक्त तो सारा प्रवाहित हो चुका होगा, ठीक है, जरा सी चोट में। तो यह रोग जो है हीमोफीलिया रोग कहलाता है। इसकी खोज जॉन ओटो ने की थी। देखिए, हीमोफीलिया रोग जो है इसे दो प्रकार का देखा गया है। हीमोफीलिया रोग जो है दो प्रकार का देखा गया है। एक तो हीमोफीलिया ए, तथा हीमोफीलिया बी। ये दो प्रकार का जो है हीमोफीलिया, इसमें से हीमोफीलिया ए नामक जो रोग है यह सर्वाधिक सामान्य है या कॉमन है। अधिकतर कौन सा पाया जाता है? हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया ए रोग से ग्रसित व्यक्ति में कारक 8 अनुपस्थित होता है। देखिए, रक्त स्कंदन हेतु कई कारक जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें हमने कारक 1, 2, 8, 9 इस तरीके से नाम दिया है। तो कारक 8 जिसका नाम है एंटी हीमोफिलिक ग्लोबिन कारक, यह अनुपस्थित होता है किसमें? हीमोफीलिया ए रोग में। यदि मनुष्य में प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिक कारक 9 यदि यह अनुपस्थित है, तो इस स्थिति में वह हीमोफीलिया बी रोग से ग्रसित होगा। सर्वाधिक सामान्य प्रकार का रोग है हीमोफीलिया ए। हीमोफीलिया रोग जो है इसकी जीन को हम एच से निरूपित करेंगे। कौन सी जीन से? एच जीन से निरूपित करेंगे। और यह एच जीन भी वर्णांध जीन की तरह एक्स सहलग्न होती है। कैसी होती है? एक्स सहलग्न, अर्थात उसकी वंशागति एक्स गुणसूत्र पर होती है, तथा वर्णांध जीन की तरह ही यह अप्रभावी जीन होती है। अर्थात मादा में तो यह क्या होगा? विषम युग्मजीय अवस्था में अपना प्रभाव व्यक्त नहीं करेगी, जबकि नर में यह अपना प्रभाव व्यक्त करेगी। तो इसकी वंशागति कैसी होगी? पूरी तरीके से जैसे वर्णांध जीन की हुई थी उसी प्रकार होगी। तो हम सीधे सीधे एक उदाहरण ले लेते हैं यहां पर, जिसमें वाहक मादा का क्रॉस जो है हम सामान्य नर से करवाएंगे। देखिए यहां पर ये वाहक मादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर एक ही एक्स जीन में हीमोफीलिया रोग का जीन उपस्थित है, और यह सामान्य नर है क्योंकि इसका एक्स गुणसूत्र जो है सामान्य प्रकार का है। इसकी वंशागति किस प्रकार होगी? वही ये देखिए, सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र, और यहां से भी
सामान्य प्रकार का एक्स गुणसूत्र। बताइए। अरे वाह, बड़ी जल्दी निकाल लिया। तो ये 25% रोगी प्राप्त होंगे। कैसे, देखते हैं। ये एक्स गुणसूत्र सामान्य, यहाँ से भी एक्स गुणसूत्र सामान्य। तो इस स्थिति में कहीं भी हीमोफीलिया रोग का जीन नहीं है, तो यह मादा कैसी होगी, सामान्य प्रकार की। अगले वाले में यह नर है, एक एक्स गुणसूत्र एक वाई गुणसूत्र है। एक्स गुणसूत्र कैसा है, सामान्य प्रकार का, तो यह सामान्य नर होगा। यहां पर हम देख रहे हैं मादा है एक्स एक्स की वजह से, परंतु हीमोफीलिया रोग का जीन सिर्फ एक ही एक्स गुणसूत्र पर उपस्थित है, जबकि दूसरा एक्स गुणसूत्र सामान्य है। तो यह इसके प्रभाव को व्यक्त नहीं होने देगा, परंतु यह मादा वाहक प्रकार की होगी, वाहक मादा। ठीक है। और यहां पर यह जो नर का जो संयोजन बनता है, यह किस प्रकार का होगा, रोगी नर, अर्थात हीमोफिलिक नर। इस नर को जरा सी चोट लग जाएगी तो यह, इसका रक्त जो है स्कंदित नहीं होगा और यह मृत्यु की ओर अग्रसर हो जाएगा। बात समझ में आई। तो आपके अनुसार कितने प्रतिशत रोगी हैं यहाँ पर, 25% रोगी हैं। अब भली बात ही समझ में आ गया। और वाहक कितने हैं यहाँ पर, वाहक भी 25% मादा होंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्रीय असामान्यताएं। देखिए, ये जो मनुष्य में गुणसूत्रीय असामान्यताएं हैं, ये हम दो प्रकार से पढ़ेंगे यहाँ पर। यह है असुगुणिता। देखिए, उत्परिवर्तन से को समझते हैं आप लोग। उत्परिवर्तन क्या है, गुणसूत्रीय संरचनाओं में या उनकी संख्याओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। तो उत्परिवर्तन जो है, उस स्थिति में एक उदाहरण लेके देखते हैं हम। जैसे कि हमारे पास मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं, 46। तो ये जो 46 गुणसूत्र है, इनका एक कोई ये गुणसूत्र है, इस गुणसूत्र में इसका कोई भाग या तो टूट जाए, ठीक है, या किसी दूसरे का भाग आकर यहां पर जुड़ जाए, ठीक है, या फिर स्थानांतरित होकर लग जाए, यही भाग है ना, व्युत्क्रम रूप से उल्टा होकर जुड़ जाए। तो कहने का मतलब यह है कि इन गुणसूत्रीय भागों में किसी भी प्रकार की अदला बदली, या हम कहें कि ये गुणसूत्रीय भाग टूटकर अलग हो जाएं या जुड़ जाएं, या इनमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन यदि होता है, तो वह कहलाता है संरचनात्मक परिवर्तन। कैसा परिवर्तन, संरचनात्मक परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन एक ये हो सकता है कि जो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, इनमें से या तो ये 45 रह जाए, या ये 47 हो जाए, या ये 44 हो जाए। ठीक है, कहने का मतलब है कि यदि इस संख्या में, किसी वंश में या प्रजाति में जो गुणसूत्रीय संख्या पाई जाती है, उसमें
कमी या वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति क्या कहलाती है? संख्यात्मक परिवर्तन। क्या कहलाएगी? संख्यात्मक परिवर्तन। तो अभी हम पढ़ेंगे संख्यात्मक परिवर्तन, गुणसूत्रीय संख्यात्मक असामान्यताएं। संख्यात्मक असामान्यताएं बेटा दो प्रकार की होती हैं, एक तो होती है असुगुणिता और एक होती है बहुगुणिता। असुगुणिता में यदि कोई एक या अधिक गुणसूत्र कमी या वृद्धि होती है तो ऐसी स्थिति असुगुणिता कहलाती है। अर्थात मान लीजिए 46 गुणसूत्र हैं, ये कौन सी प्रावस्था है? अगुणित प्रावस्था है, द्विगुणित प्रावस्था? द्विगुणित प्रावस्था। 2n बराबर 46 और n बराबर कितना होता है? तो एक जो है, एक सेट कौन सा हुआ? एक सेट 23 का हो गया और दूसरा सेट अगले 23 का। तो ऐसी स्थिति में n प्लस n बराबर 2n बराबर 46। ठीक है, तो ये जो है एक सेट जो है वो अगुणित संख्या कहलाता है। क्या कहलाता है? अगुणित संख्या। अब ये जो 46 गुणसूत्र हैं, इनमें से मान लीजिए एक कम हो गया या दो कम, एक माइनस एक कम हो गया, एक कम होने के बाद फिर एक और कम हो गया, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? 44 गुणसूत्र। तो गुणसूत्रों की संख्या में कमी या वृद्धि हुई। ठीक है, तो ऐसी स्थिति कहलाती है असुगुणिता। दूसरी स्थिति क्या है? बहुगुणिता में क्या होता है कि जो एक सेट है, पूरा का पूरा एक सेट या समुच्चय जो है उसमें कमी या वृद्धि होती है। यहां लिखेंगे हम समुच्चय में कमी या वृद्धि। यहां कमी क्या वृद्धि ही आएगी यहां पर, क्योंकि एक सेट जो है उसमें कमी तो हो नहीं सकती फर्दर। ठीक है, तो वो क्या होगा? वृद्धि ही होगी। यहां पर 2n बराबर 46 है, मान लीजिए यहां पर 3n हो तो 46 प्लस 23, भाई एक तो 2n तो 46 हो गया और n कितना है? एक समुच्चय कितना है? 23। ठीक है, तो यहां पर कितना हो जाएगा? 69। तो कहने का मतलब क्या है? ये 2n फिर 3n 4n या 5n 6n हो सकते हैं। ठीक है, जैसे कि गेहूं जो है, गेहूं में 6n होता है, हेक्साप्लॉइड या षट बहुगुणित होता है। तो उस स्थिति में जो गुणसूत्र का समुच्चय है n बराबर क्या होता है? वहां पर 7। गेहूं में n बराबर क्या होगा? 7। तो गुणसूत्रों का जो एक 7 गुणसूत्रों का जो समुच्चय है यह 6 बार उपस्थित हो, 6 गुना हो, तो कितना हो जाएगा उसमें? 42। तो इस स्थिति में जो है गेहूं जो देखे गए हैं वे अधिक पैदावार के देखे गए हैं। ठीक है, तो ये जो है बहुगुणिता कभी कभी है जो हमें फायदा भी पहुंचाती है, लाभदायक स्थिति में आते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि संपूर्ण समुच्चय में वृद्धि होती है तो वह बहुगुणिता कहलाएगा, और एक या अधिक गुणसूत्र की सिर्फ एक या एक से अधिक में सिर्फ गुणसूत्र की कमी या वृद्धि होती है तो वह असुगुणिता कहलाएगी। हमारे सिलेबस में बेटा अभी हम असुगुणिता के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो, असुगुणिता के अंतर्गत हमको 3 प्रकार के रोग देखने हैं। एक तो है डाउन सिंड्रोम, नंबर 2 क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम,
नंबर 3 हम देखेंगे टर्नर सिंड्रोम। देखिए, ये जो तीनों प्रकार के सिंड्रोम हैं, ये एक तरीके से असुगुणित स्थिति है गुणसूत्रीय अपसामान्यताओं की। यहाँ पर हम देखेंगे कि जो डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोनों ही एकाधी सूत्रता के उदाहरण हैं। एकाधी सूत्रता मतलब कि द्विगुणित जो स्थिति है वहाँ पर एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाती है, दोनों में ही एक गुणसूत्र की वृद्धि हो जाएगी। अर्थात 2n गुणसूत्र कितने होते हैं, 46 प्लस 1 बराबर कितने हो जाएंगे, अर्थात डाउन सिंड्रोम से ग्रसित जो व्यक्ति होगा, मनुष्य होगा, उसमें 47 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। इसी प्रकार क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में भी 46 प्लस 1 बराबर 47 गुणसूत्र उपस्थित होंगे। परंतु इनमें अंतर क्या है कि यहाँ पर जो 21वां जो कायिक गुणसूत्र है, कौन सा गुणसूत्र, 21वां जो कायिक गुणसूत्र है, 21वें गुणसूत्र पर एकाधी सूत्र, किस पर, 21वें गुणसूत्र पर। तो एक गुणसूत्र कितनी बार उपस्थित होता है, 2 बार, 2 समुच्चय बनाएगा। एक बार तो एक समुच्चय 23 का गुणसूत्र, 23 का समुच्चय बनाया, फिर वही जो है एक समुच्चय और बनाएगा 23 का, इस प्रकार 46 हो गए। तो एक गुणसूत्र कितनी बार उपस्थित रहेगा, 2 बार। तो 21वां गुणसूत्र भी 2 बार उपस्थित होना चाहिए, परंतु यहाँ पर एक गुणसूत्र, 21वां गुणसूत्र एक और आ जाता है। तो इस स्थिति में 21वां गुणसूत्र कितनी बार उपस्थित होगा, 3 बार। तो 3 बार 21वें गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण डाउन सिंड्रोम नामक रोग उत्पन्न होता है। और इस स्थिति में इस रोग को हम कहते हैं मंगोलिज्म। क्या बोलेंगे, मंगोलिज्म। मंगोलिज्म रोग में जो व्यक्ति होते हैं वो बौने होते हैं। कैसे होंगे, बौने होंगे। उनमें मानसिक मंदता होगी। मानसिक मंदता अर्थात उनको चीज़ें लेट समझ में आती हैं, ठीक है। IQ जो है वो कम होता है उनका, ठीक है। बौने होते हैं, उनके कर्ण जो होते हैं छोटे छोटे होते हैं, कान कैसे होंगे, छोटे होंगे। आंखें धसी हुई होंगी, छोटी होंगी। तो ऐसी स्थिति में जो है उनका शरीर जो है बिल्कुल एक मंगोल की तरह, मंगोल प्रजाति की तरह दिखाई देता है। इस वजह से इसका क्या नाम रखा है, मंगोलिज्म। आई बात समझो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। यहां पर देखिए 2n + 1 46 + 1 बराबर 47, वही डाउन सिंड्रोम की तरह, परंतु यहां पर एक गुणसूत्र की जो अधिकता होगी वह लिंग गुणसूत्र पर होगी। किस पर होगी, लिंग गुणसूत्र पर। तो ऐसी स्थिति में ये होते हैं नर, बंध्य प्रकार के। तो यहां पर XXY प्रकार का जीन प्ररूप पाया जाएगा। नर में कौन सा पाया जाता है वैसे सामान्य रूप से, XY, पर XY की को रिप्लेस करके क्या बना दिया इन्होंने, XXY। तो XXY यदि उपस्थित है तो इस स्थिति में वह व्यक्ति क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग से ग्रसित होगा तथा ये Y गुणसूत्र की उपस्थिति के कारण नर होते हैं। कैसे होंगे, लक्षण प्ररूपी नर होंगे। नर होते हैं परंतु ये जनन नहीं कर सकते, प्रजनन में भाग नहीं ले सकते, अतः ये बंध्य प्रकार के नर होते हैं।
इसके अतिरिक्त ये भी जो है इनमें छोटे होते हैं, अल्प विकसित होते हैं, इनका शरीर जो होता है अल्प विकसित होता है। एक लक्षण और पाया जाता है मादा में बार बॉडीज की उपस्थिति। पढ़ा है ना आप लोगों ने? नहीं पढ़ा? देखिए मनुष्य में मादा लिंग कोशिकाओं में जो है बार बॉडीज उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती है? बार बॉडीज। हमेशा ही ध्यान रखना कि नर और मादा में क्या डिफरेंस है कि नर में तो XY गुणसूत्र पाए जाएंगे और मादा में XX गुणसूत्र पाए जाएंगे, जबकि नर में बार बॉडीज अनुपस्थित होती हैं तथा मादा में बार बॉडीज उपस्थित होती हैं। तो मादा में क्या पाए जाएंगे? बार बॉडीज, ठीक है। परंतु यहाँ पर उल्टा होता है, यहाँ पर बंधे नर हैं परंतु यहाँ पर बार बॉडीज उपस्थित होती हैं। बार बॉडीज क्या होंगी? उपस्थित। है ना? अभी देखेंगे हम आगे। बार बॉडीज किस में उपस्थित रहेंगी? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वाले बंधे नर में, जबकि सामान्य प्रकार के नर में बार बॉडीज अनुपस्थित होती हैं और यहां पर क्या है? बार बॉडीज उपस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे, काय होती हैं, बॉडीज को हिंदी में बोलते हैं काय। बार नामक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की थी। ये कुछ कायिक संरचनाएं होती हैं जो कि मादा कोशिकाओं में ही उपस्थित होती हैं। किसमें? मादा कोशिकाओं में। और ये जो काय जो होती हैं, बॉडीज जो होती हैं, नर में पाई नहीं जाती। तो इस आधार पर हम मादा कोशिका और नर कोशिका दोनों को डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। और यह डिफ्रेंशिएट करने, विभेदन करने की जो तकनीक किसने विकसित की थी? बार ने। इस वजह से इन कायों का नाम क्या रख दिया? बार बॉडीज। ठीक है, जैसे गुणसूत्र पाया जाता है, गुणसूत्र वाई गुणसूत्र पाया जाता है नर में परंतु मादा में नहीं पाया जाता, है ना? ऐसे ही बार बॉडीज जो है मादा में पाई जाएगी, नर में नहीं पाई जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम जो है 2n-1 होता है। यह भी लैंगिक गुणसूत्र के कारण, लैंगिक गुणसूत्र पर ही होता है। किस पर होगा? लैंगिक गुणसूत्र पर। तो लैंगिक गुणसूत्र पर उपस्थित होने की वजह से इसमें X0 प्रकार का लक्षण प्ररूप प्राप्त होता है। कौन से प्रकार का? X0, अर्थात X सिर्फ एक ही पाया जाएगा, दूसरा इसका जोड़ी गुणसूत्र नहीं पाया जाएगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिख देते हैं? X0। क्या लिखेंगे? X0। अब ये बताइए मेरे को, ये सामान्य प्रकार की मादा जिसमें X संयुग्मजी प्रावस्था में है, XX, यदि इसमें से एक X घटा दिया जाए तो सिर्फ एक ही X उपस्थित रहेगा। ठीक है, तो इसको हम X0 लिख दें। तो X0 जो स्थिति होगी यह होगी मादा की। तो लक्षण प्ररूपी क्या होंगे? मादा। लक्षण प्ररूपी क्या होंगे? ये मादा। तो यहां पर आप लिख लो टर्नर सिंड्रोम बराबर 2n-1। इस स्थिति में कितने हो जाएंगे? 46 - 1 बराबर 45। और यह स्थिति X0 से निरूपित होगी, अर्थात एक X गुणसूत्र की कमी या अनुपस्थिति होती है। किसमें? टर्नर सिंड्रोम में। याद रखना आसान है, डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम दोनों में एक गुणसूत्र की अधिकता होती है, परंतु क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम लिंग गुणसूत्र पर उपस्थित होता है। टर्नर सिंड्रोम में कमी होती है जो कि लिंग गुणसूत्र की कमी की वजह से होता है। नर में जो है, देखिए ये जो है X0, ठीक है, तो यदि XY हुआ तो Y गुणसूत्र हट गया। ठीक है, फिर भी बचा क्या? X, और X जो है किसके लिए है? मादा के लिए। Y, देखो शुरू में बात की थी मैंने, शुरू में क्या बात की थी कि Y गुणसूत्र यदि उपस्थित है तो वह नर होगा, Y गुणसूत्र अनुपस्थित है तो वो मादा होगी। चूंकि यहां पर दूसरा X गुणसूत्र उपस्थित नहीं है तथा दूसरा Y गुणसूत्र भी उपस्थित नहीं है, तो Y अनुपस्थित है तो कैसा होगा? मादा होनी चाहिए। अब चूंकि दूसरा X गुणसूत्र उपस्थित नहीं है यहां पर, तो यह डेफिनेटली कैसी होंगी?
अपसामान्य मादाएं जिन जो सामान्य प्रकार की नहीं होंगी। ठीक है, तो ये क्या Y0 प्रकार का जो सिंड्रोम है अभी देखा नहीं गया है। ठीक है ना, लैंगिक गुणसूत्र पर हो भी सकता है। ठीक है, तो हमारे सिलेबस में ये टाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम तीनों थे, इनके बारे में बात हो चुकी। यहाँ पर देखिए ये जो मादा होती हैं, ये जो मादा होती हैं, इनमें मादा में सामान्य रूप से बार बॉडीज उपस्थित होनी चाहिए, अनुपस्थित उपस्थित होनी चाहिए, परंतु यहाँ पर बार बॉडीज अनुपस्थित होती हैं। तो कैसा लक्षण हो गया, ये असामान्य प्रकार का लक्षण हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए आपकी जो यूनिट है इसमें सेकंड वाला, तो वो यूनिट मॉलिक्यूलर का जो इनहेरिटेंस का है, जेनेटिक इनहेरिटेंस का, वो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने सारे के सारे ये जो है मेंडल के नियमों के अपवाद और जो है लिंग संलग्न वंशागति और ये जो गुणसूत्रीय अपसामान्यताओं के बारे में देखा। अब बात करते हैं, देखो इसमें क्या है, क्वेश्चंस जो होंगे हमेशा ज़्यादातर लिंग संलग्न वंशागति से तथा जो मेंडल के नियम के अपवाद हैं उसमें से जो है ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आते हैं ना आपके, जैसे अभी बात की मैंने, वाहक नर हुआ, वाहक मादा हुई और वर्णांध नर हुआ तो कितने प्रतिशत रोगी होंगे, पुत्र रोगी होंगे या पुत्री रोगी होंगी। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आते हैं। ठीक है, अपूर्ण प्रभाविता का सवाल आ गया। ठीक है, सह प्रभाविता का आ गया। ठीक है, या फिर जो बहु प्रभावी जो है वंशागति आ गई। तो ये जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस ऐसे आते हैं मेडिकल के एग्जाम से। अब हमारा जो है सेकंड पार्ट है वो है डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल, उसके बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर। देखिए हम लोग सभी जानते हैं कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने होते हैं, डीएनए तथा प्रोटीन के। और डीएनए जो है वह एक प्रकार का न्यूक्लिक अम्ल है। क्या है, न्यूक्लिक अम्ल। न्यूक्लिक अम्ल बेटा दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीएनए और दूसरा आरएनए। आज हम भली बात ही जानते हैं कि जो मेंडल के अनुसार भी हमने अभी देखा, जो बैटसन ने कहा कि सभी जो लक्षण हैं जो कि वंशागत होते हैं किसके द्वारा होते हैं, गुणसूत्रों के द्वारा। और गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं जीन। जीन क्या होते हैं, डीएनए के खंड होते हैं। तो ये जो जीन है या डीएनए के खंड हैं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षणों को वंशागत करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। यही बात पढ़िए। अब पहले लेकिन यह बात पता नहीं था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है अथवा आरएनए है अथवा प्रोटीन है या कार्बोहाइड्रेट है या वसा है। हमारे शरीर में दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, एक तो मैक्रोमोलिक्यूल और एक माइक्रोमोलिक्यूल, गुरु अणु तथा लघु अणु। गुरु अणु में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन इत्यादि आते हैं, जबकि लघु अणु में विभिन्न प्रकार के तत्व तथा न्यूक्लिक अम्ल आते हैं। तत्व में खनिज लवण जो हैं वो सभी आ गए और इसके अलावा न्यूक्लिक अम्ल आते हैं। अब जो न्यूक्लिक अम्ल होते हैं दो प्रकार के होते हैं, डीएनए तथा आरएनए। तो पहले जब यह पता नहीं था कि आनुवांशिक पदार्थ डीएनए है या आरएनए, उसके लिए एफ ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह खोज की कि एक जो न्यूक्लिक अम्ल ही आनुवांशिक पदार्थ होता है। इसके पश्चात ग्रिफिथ के प्रयोगों को एवेरी द्वारा, किसके द्वारा, एवेरी के द्वारा रूपांतरण प्रयोगों द्वारा बताया कि जो ग्रिफिथ ने प्रयोग किए थे उनमें जो परिणाम आए उसके लिए जिम्मेदार पदार्थ कौन था, डीएनए। उसके पश्चात हर्शे व चैस ने भी विषाणु के जो डीएनए पर कुछ प्रयोग किए, उसके आधार पर उन्होंने बताया कि डीएनए ही आनुवांशिक पदार्थ है। और जब यह सब साबित हो गया तब चारगाफ ने बताया कि प्यूरिन और पिरिमिडिन जो दो प्रकार के क्षारक पाए जाते हैं डीएनए में, उन दोनों की मात्रा समान होती है। तो सर्वप्रथम हम देखेंगे कि किस प्रकार डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इस बात की पुष्टि हुई। फ्रेडरिक ग्रिफिथ नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक प्रयोग किया। देखिए हम यहां देख लेते हैं बोर्ड पर। एक जीवाणु था बेटा, डिप्लोकोकस न्यूमोनी। यह जीवाणु निमोनिया रोग उत्पन्न करता है। कौन सा रोग उत्पन्न करता है, निमोनिया रोग।
तो निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु के दो प्रभेद देखे, एक तो आर सेकंड और एक एस थर्ड। बेटा एस का मतलब होता है, एस वर्ड लिया है स्मूथ से, स्मूथ मतलब चिकना। ऐसा जीवाणु जिसमें कैप्सूल उपस्थित है वह तो हो जाएगा एस प्रकार का। कैसा? एस थर्ड प्रकार का। और ऐसा जीवाणु जिसमें कैप्सूल अनुपस्थित है वह हो जाएगा आर सेकंड। अब कैप्सूल क्या होता है देखिए, ये जीवाणुवी कोशिका है, ठीक है। इस जीवाणुवी कोशिका में आनुवांशिक पदार्थ बिखरा हुआ रहता है। यह चारों ओर हो गई कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली के चारों ओर कोशिका भित्ति पाई जाती है जीवाणु में। और कोशिका भित्ति के अतिरिक्त एक जो है ग्लाइकोकैलिक्स का आवरण पाया जाता है। ये जो आवरण होता है बेटा, ये आवरण प्रतिजैनिक गुण रखता है। कैसे गुण रखता है? प्रतिजैनिक गुण का मतलब रोग उत्पन्न कर सकता है। क्या कर सकता है? रोग उत्पन्न कर सकता है। यदि मैं इस कैप्सूल को हटा दूं यहां से, तो इसका मतलब यह अब रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें प्रतिजैनिक गुण अब उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो समझ में आई बात? कैप्सूल उपस्थित है तो इसका मतलब रोगजनक है, तो इसको हमने क्या नाम रख दिया? उग्र प्रकार का। और यदि कैप्सूल अनुपस्थित है तो इस स्थिति में वह कैसा हो गया? अनुग्र प्रकार का। कैसा हो गया? अनुग्र प्रकार का। बात आ रही समझ में? कैप्सूल उपस्थित है तो रोग उत्पन्न कर सकता है, कैप्सूल उपस्थित नहीं है तो रोग उत्पन्न नहीं कर सकता। क्लियर? अब हुआ क्या, इन्होंने आर सेकंड को चूहे के शरीर में प्रवेशित करवाया। इसको आर सेकंड, तो बताओ क्या लक्षण आएगा? चूहे को निमोनिया रोग होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें कैप्सूल अनुपस्थित है, रोगजनकता इसमें नहीं है, अनुग्र प्रकार का विभेद है, इस वजह से चूहा जो है जीवित रहेगा। अगली कंडीशन, एस थर्ड को मैंने चूहे में प्रवेशित करा दिया तो क्या होगा? चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाएगा और जिसकी वजह से वह मृत हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब दूसरी बात देखते हैं एक और हम। ये जो एस थर्ड है, ग्रिफिथ ने क्या किया, इस एस थर्ड को गर्म कर दिया। क्या कर दिया? गर्म कर दिया। अब गर्म करने से क्या हुआ होगा? ये जो कैप्सूल था वो कैप्सूल नष्ट हो गया होगा, हो गया होगा नष्ट। तो इस स्थिति में जब कैप्सूल नष्ट हो गया तो चूहा क्या हुआ? जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसमें अब रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है, रोग उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। इसके पश्चात ग्रिफिथ ने एक और प्रयोग किया। इन्होंने क्या किया कि ये जो गर्म एस थर्ड है, गर्म है, और इसके साथ मिला दिया इन्होंने आर सेकंड। ये आर सेकंड भी मिला दिया और फिर चूहे में इंजेक्शन से इस जीवाणु प्रभेद को डाल दिया। होना क्या चाहिए? गर्म एस थर्ड अकेले में चूहे पर रोग उत्पन्न नहीं करता है और आर सेकंड सामान्य प्रकार का भी चूहे में कोई रोग उत्पन्न नहीं करता, परंतु यह देखा गया कि दोनों को मिलाकर डालने पर चूहे में निमोनिया रोग उत्पन्न हो जाता है और वह मृत हो जाता है। तो यहाँ स्लाइड में देखेंगे हम इसी एक्सपेरिमेंट को। यहाँ स्लाइड में देखिए, वही बात है, एस प्रभेद डाला, मृत हो गया, आर प्रभेद डाला, जीवित है,
गर्म करके एस प्रभेद डाला, जीवित है, और दोनों को मिला के डाला तो चूहा मृत हो गया। इस आधार पर ग्रिफिथ ने एक निष्कर्ष निकाला। वो निष्कर्ष क्या था कि जो आर प्रभेद है, जो कि सामान्य प्रकार का है, जो कि रोग उत्पन्न नहीं कर सकता, अनुग्र प्रकार का आर प्रभेद एस प्रभेद के साथ मिलकर रोगजनक प्रभेद या उग्र प्रभेद में रूपांतरित हो जाता है। अर्थात आर प्रभेद जो कि कैसा था, अनुग्र प्रकार का, अब किस में बदल गया, उग्र का, अर्थात उसमें एस की संगत का असर आ गया और वो जो है रोगजनक हो गया, और चूहा कैसा हो गया, निमोनिया रोग से ग्रसित हो गया और वह मर गया। तो ग्रिफिथ ने यह निष्कर्ष निकाला कि चूहा जो है निमोनिया रोग के कारण मर जाता है। क्यों? क्योंकि आर प्रभेद में कुछ गुण एस प्रभेद के आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं? कुछ गुण आ जाते हैं एस प्रभेद के। परंतु बाद में एवेरी, मैक्लियोड और मैककॉर्टी नामक 3 वैज्ञानिक थे। इन 3 वैज्ञानिकों ने यह बताया कि वो जो गुण, जिन गुणों की वजह से आर जो अनुग्र प्रकार का विभेद था वह उग्र प्रभेद में बदला, वो गुण और कुछ नहीं, आनुवांशिक पदार्थ डीएनए था। जिस डीएनए के रूपांतरण की वजह से रोग उत्पन्न नहीं करने वाला जीवाणु रोग उत्पन्न करने वाला जीवाणु में रूपांतरित हो गया। नया कैप्सूल कैसे आया? अब देखिए, ये बात बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है, ये इसके बारे में अब बोलने वाला था। अब हुआ क्या होगा, ग्रिफिथ ने तो ये बात बता दी, लेकिन इन्होंने निष्कर्ष निकाल दिया कि भाई जो है वो जो प्रभेद है, आर प्रभेद किस में रूपांतरित हो गया, एस प्रभेद के साथ रह के ये कैसा हो गया, रोगजनक। उन्होंने तो यह बात परिणाम निकाल के रख दिया। अब जैसे कि आपने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि एस तो पहले से ही रोगजनक नहीं है, क्योंकि उसका कैप्सूल तो हटा दिया। बेटा एस जो कारक, जो प्रभेद है, इसके चारों ओर कैप्सूल पाया जाता है, पाया तो जाता है, हाँ? तो ये क्यों पाया जाता है? क्योंकि इसके डीएनए में जो आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर है उसमें यह क्षमता है कि वह ऐसी प्रोटीन बनाए, कौन सी प्रोटीन, ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि कैप्सूल का निर्माण कर सके। भाई हमारे नाखून क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि हमारे शरीर के जो गुणसूत्र हैं उनमें डीएनए जो है उसमें ऐसा जीन है जो कि नाखून के निर्माण को प्रेरित करता है। ऐसे ही ऐसे जीवाणु के डीएनए में यह गुण था कि उसका जीन जो है कैप्सूल बना सकता है, ठीक है, और आर वाले में यह गुण नहीं था। अब एस थर्ड का हमने फिजिकली तो पूरा का पूरा कैप्सूल हटा दिया, फिजिकली जो है ये कैप्सूल को हमने हटा दिया, परंतु डीएनए तो इंटैक्ट है, डीएनए पर कोई प्रभाव नहीं आया। तो जब इन दोनों को आपस में मिलाया तो एस का डीएनए आर डीएनए से मिल गया, एस का डीएनए आर डीएनए से मिल गया। तो आर डीएनए में कुछ जीन किसके आ गए, एस जीन के, एस जीन के ये जो जीन है ये जीन कहाँ गया, आर वाले बैक्टीरिया में, ठीक है। तो इस स्थिति में आर वाला जो बैक्टीरिया है इसका जो गुणसूत्र है इसमें कैप्सूल निर्माण का जीन अब उपस्थित हो गया। तो कैप्सूल निर्माण के जीन की उपस्थिति की वजह से अब इस बैक्टीरिया के चारों, कोशिका के चारों ओर कैप्सूल निर्मित हो जाएगा, और यह अब कैसा हो जाएगा, कैप्सूल प्रेजेंट, तो रोगजनक हो जाएगा। तो एस को आर से मिलाने पर आर कैसा हो गया, रोगजनक। कैसा, एस का जैसा हो गया बिल्कुल। किसकी वजह से? क्योंकि जो आनुवांशिक पदार्थ था उसका जो है रूपांतरण यहां पर हुआ है। यह बात किसने बताई? एवेरी, मैक्लियोड और मैककार्टी ने, ठीक है भाई। तो इस आधार पर यह सिद्ध हो गया कि जो
डीएनए है वही आनुवांशिक पदार्थ है और यही जो है लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत करने में सक्षम होता है। देखो ये जो है इन्होंने जब गर्म किया उसको तो इन्होंने कम तापक्रम पर गर्म किया। कम तापक्रम पर गर्म करने से सिर्फ बाहर का ही कैप्सूल जो है वो विघटित हो गया, परंतु आंतरिक जो घटक थे वे इंटैक्ट थे। जैसा कि मैंने शुरू में भी सबसे पहले मैंने यही बोला कि गर्म करने से क्या हुआ कि बाहरी कैप्सूल तो विघटित हो गया, परंतु अंदर का जो आनुवांशिक पदार्थ है वह बिल्कुल सेम टू सेम रहा एज इट इज। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? अब ये जो है हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे आगे वाला प्रयोग। इतनी बात समझ में आई ना? थोड़ा अभी टाइम हो गया वरना इसको कंटिन्यू करते हैं ना।